Live. A very good afternoon to all of you and welcome back again. Today in this session we'll be discussing about our remaining topic of cell cycle. हम लोग पढ़ रहे थे मियोसिस और मियोसिस में हमने खत्म कर लिया था प्रोफेज 1. तो फटाफट से इसको खत्म कर लेते हैं क्योंकि आज हमारा जो है नया टॉपिक भी स्टार्ट होने वाला है. देखिए मेन पार्ट हमने लगभग खत्म कर लिया है मियोसिस 1 का. मियोसिस 1 के बाद मतलब प्रोफेज 1 खत्म कर लिया है. आपको मैं फटाफट से मेटाफेज 1 के बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूं. क्या होता है यहां पर आपका जो सेल होगा, जो भी रिप्रोडक्टिव सेल होगा, इसके अंदर आपके 2 इक्वेटोरियल प्लेट्स होंगे. ठीक है. अगर कंपेयर करोगे मेटाफेज के साथ तो वहां पर सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट मिलता था आपको. ठीक है. तो इक्वेटोरियल प्लेट जो है ये एक होता था कहां पर, मेटाफेज में. और ये जो कंडीशन दिखाई है ये क्या है, मेटाफेज 1 है. तो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए. यहां पर 2 इक्वेटोरियल प्लेट्स हैं. अच्छा, दूसरा डिफरेंस क्या है कि चाहे मदर का क्रोमोसोम हो चाहे फादर का क्रोमोसोम हो, चाहे मदर का क्रोमोसोम हो चाहे फादर का क्रोमोसोम हो, सारे लोग जो हैं वो एक ही इक्वेटोरियल प्लेट पर रहेंगे. मतलब लेट सपोज कि यहां पर फादर का क्रोमोसोम नंबर 1 और मदर का क्रोमोसोम नंबर 1, ये दोनों यानी होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो सेम प्लेट पर रहेंगे. तो हमने क्या बोला कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स रिमेन ऑन सेम प्लेट. बट इफ यू कंपेयर दिस विथ मेटाफेज 1, यहां पर हम क्या देखेंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम अलग प्लेट पर होने चाहिए. अलग प्लेट पर होने चाहिए. ठीक है. तो मान लेते हैं कि ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम थे. ये था मां का क्रोमोसोम 1 और ये था पिताजी का क्रोमोसोम नंबर 1. एग्जैक्टली वैसे ही मान लो कि ये है फादर का क्रोमोसोम नंबर 2 और ये है मदर का क्रोमोसोम नंबर 2. यानी यहां पर एक रूल फॉलो होगा. रूल क्या है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स कैन नॉट बी ऑन द सेम प्लेट. ठीक है. अलग अलग प्लेट पर रखेंगे. यानी अगर तुमने इस प्लेट पर मदर का क्रोमोसोम नंबर 1 रख दिया तो इस प्लेट पर फादर का क्रोमोसोम 1 नहीं रख सकते. ठीक है. दिस इज द कंडीशन. तो रूल क्या बोलता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम will be on different equatorial plate. और इस रूल की वजह से ये रूल फॉलो होगा यूनिवर्सली. ठीक है. सिर्फ बैक्टीरिया को छोड़ दो, बैक्टीरिया में तो मियोसिस होता नहीं है. जितने भी यूकैरियोट्स हैं, ठीक है, इट इज यूनिवर्सली फॉलोड बाय ऑल यूकैरियोट्स. और ये हमें तब पता चला था जब हमने न्यूक्लियस पढ़ लिया, हमने क्रोमोसोम क्या होता है वो समझा, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होते हैं. ठीक है. सेल साइटोलॉजी हमने पढ़ना चालू कर दिया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स डिस्कवर हो गए, तब यह पता चला. बट इससे कई साल पहले एक अंकल आए थे जिनकी इमेजिनेशन, जो कि बायोलॉजिस्ट भी नहीं थे, मैथमेटिशियन भी नहीं थे, बट उनकी इमेजिनेशन ने उनको यह रूल पहले ही बता दिया. ठीक है कि ऐसा कुछ होता होगा लिविंग सेल्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये चीज फॉलो करते हैं.
और उस इमेजिनेशन के बेसिस पर एक लॉ बना था, मेंडेलियन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहां पर जो है एक लॉ इस रूल के हिसाब से फॉलो होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, अलग होना। तो यहां पर देखिए आपको साफ साफ इंटेंशन दिख रहा है कि मां का क्रोमोसोम और फादर का क्रोमोसोम हम लोग अलग करने वाले हैं, सेपरेट करने वाले हैं। तो यहां पर दो पोल्स होंगे, ये एक पोल है, ये एक पोल है। और स्पिंडल फाइबर्स का अरेंजमेंट देखिए, ये स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर। यानी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक क्रोमोसोम सिर्फ एक पोल से अटैच होता है। अगर ये वाला क्रोमोसोम इस पोल से अटैच है तो ये दूसरे वाले पोल से यानी ऑपोजिट पोल से अटैच नहीं होगा। अगर इसको कंपेयर करेंगे मेटाफेज से तो सिंगल क्रोमोसोम अटैच टू बोथ द पोल्स से एक क्रोमोसोम दो पोल से अटैच होता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है आपका, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां दो डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए। ये रूल याद रखिएगा, रूल ऑफ सेग्रीगेशन यहां पर लग रहा है। ये हो गया अबाउट मेटाफेज 1। नेक्स्ट बात क्या है, अब चलते हैं एनाफेज 1 की तरफ। एनाफेज 1 क्या बोलता है? साथ में कंपेयर भी कर लेंगे एनाफेज के साथ। देखिए एनाफेज में मैंने आपको दिखाया था कि वहां पर होगा स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, है ना। लेट एनाफेज में कुछ इस तरह की कहानी तुम्हें दिखाई थी। तो यहां पर आपको देखने को मिला था स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो एनाफेज का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो क्या है कि वहां पर जो सेंट्रोमियर था वो स्प्लिट कर गया और दो डॉटर क्रोमोसोम्स आपको मिलेंगे। एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं, एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं। यानी यहां पर एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम का नंबर जस्ट डबल कर जाता है विदाउट चेंजिंग द अमाउंट ऑफ डीएनए। यहां पर अगर आप देखोगे इस वाले केस में तो यहां पर आपको दो क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। एक सिलेंडर में अगर सी अमाउंट ऑफ डीएनए ले लें तो यहां पर 4 क्रोमेटिड के सिलेंडर्स हैं, तो यहां 4 सी आप डीएनए ले लो, 4 सी डीएनए ले लीजिए। अगर कंपेयर करोगे यहां पर तो एनाफेज में क्रोमोसोम का नंबर जो है वो कितना हो गए, 4 क्रोमोसोम्स हो गए। बट अभी भी ये जो सिलेंडर हैं कितने हैं, 4, तो इनके अंदर जो डीएनए बंद होगा वो कितना होगा, 4C। तो डीएनए अभी भी कितना है, 4C डीएनए कंटेंट आपको मिल रहा है। यानी क्रोमोसोम एस फेज का ठीक उल्टा, एस में क्या होता था, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम बट डीएनए कंटेंट डबल्स। यहां पर क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम नंबर डबल्स बट डीएनए कंटेंट रिमेन्स सेम इन एनाफेज। ये हो गया माइटोसिस का। अब चल रहे मियोसिस कंपेयर कर रहे हैं। एनाफेज 1 का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो बोल रहा है क्या कि देखिए ये जो स्पिंडल फाइबर है ना ये छोटा होना स्टार्ट होगा, और जब ये स्पिंडल फाइबर छोटा होगा, डीपॉलीमराइजेशन, जब ये छोटा होगा तो क्रोमोसोम, ये जो लाल वाला क्रोमोसोम है इस पोल की तरफ चला आएगा, और ये जो नीला वाला क्रोमोसोम है इस स्पिंडल फाइबर के छोटे होने की वजह से ये इस पोल पर चला जाएगा। यानी यहां पर आपको साफ साफ क्लियर दिखाई देगा कि क्रोमोसोम्स क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं इसे। तो ये हो गया आपका फादर का क्रोमोसोम 1 इस पोल पर चलाया, इस पोल की तरफ, और मां का क्रोमोसोम 1 इस पोल की तरफ चला गया। ठीक है, यानी F1 एंड M1 हैव सेग्रीगेटेड,
क्या बोलेंगे इसको? F1 एंड M1 हैव सेग्रीगेटेड यानी सेपरेटेड। अच्छा, वैसे ही अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा उल्टा लिख दिया, यहां पर ये हो गया क्या? M1, ये हो गया F1, और यहां पर ये क्या हो गया? M2, ये क्या हो गया? F2। तो आपने बोल दिया कि ये लोग भी सेपरेट कर रहे हैं, यानी M1 F1 का सेपरेशन हुआ है और M2 F2 का सेपरेशन हुआ है। बट खास बात क्या, एक चीज तो है कि यहां पर हमें देखने को मिल रहा है सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस पेयर, यानी वही क्या चीज? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखने को मिल रहा है। इन ईच होमोलोगस पेयर, ठीक है, यह रूल फॉलो हो रहा है। बट एक और रूल यहां पर देखने को मिलेगा तुम्हें, यह तो हो ही रहा है, दूसरा रूल यह है कि M1 और F1 का जो सेपरेशन हो रहा है वो इंडिपेंडेंट है M2 और F2 के सेपरेशन से। क्या बोला मैंने? कि सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एग्जाम्पल F1 and M1 is independent of other homologous pair का segregation। और ये भी एक रूल है जो मोस्ट ऑफ द लिविंग सेल्स फॉलो करते हैं। हां, कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट लगभग ये फॉलो हो जाता है, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या है? लिंकेज है इसका एक्सेप्शन, सबसे बड़ा एक्सेप्शन इसका क्या है? लिंकेज। तो लिंकेज क्या है वो आप जेनेटिक्स में सीखोगे, बट फिलहाल इस रूल को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये दोनों रूल आपको कहां देखने को मिलेंगे? एनाफेज 1 में, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है यार? सेपरेशन। यानी सेग्रीगेशन बोलो, असॉर्टमेंट बोलिए, इन सब का मतलब क्या है? अलग होना। तो जब आप एक होमोलोगस पेयर के अलग होने की बात कहते हो, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बट एक पेयर इंडिपेंडेंट होता है दूसरे पेयर से, इसको क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं हम लोग? देखिए, एक कंडीशन क्या है कि यहां पर देखो ये ऐसा कंडीशन है, ठीक है। एक केस ये हो सकता है, केस 1। इसका दूसरा केस क्या हो सकता है? इसका दूसरा केस ये हो सकता है कि दो इक्वेटोरियल प्लेट्स हैं और ऐसा कंडीशन रख दिया जाए। ये केस 2 दिखा रहा हूं मैं आपको, देखो कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। इस वाले में और इस वाले में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा तुम्हें। तो ये कौन हो गया? M1, और ये कौन हो गया? F1। ये कौन हो गया? F2, और ये कौन हो गया? M2। यानी M1 और F1 का जो अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट से इंडिपेंडेंट होते हैं दूसरे पेयर्स। यानी M1 किधर गया है उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि M2 किधर जा रहा है, ठीक है। M1 कहीं एक प्लेट पर रहेगा, जिस प्लेट पर M1 रहेगा उस पर F1 नहीं रहेगा, और इन दोनों से इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट किसका होगा? दूसरे पेयर्स का। तो ये जो कंडीशन है इसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स।
तो ये कंडीशन है आपका, ये हो गया केस 2 आपका, ठीक है। तो केस 1 केस 2, तो सेपरेट करोगे तो यहां पर आपको अलग अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो याद करिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आप अप्लाई करते हो, और ये जो कंडीशन है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस, आपको याद आ रहा होगा 9:3:3:1 आया था, तो 9 और 1 पेरेंटल कॉम्बिनेशन था, और जो 3 थे वो क्या थे, हाइब्रिड कॉम्बिनेशन। तो हाइब्रिड कॉम्बिनेशन क्यों आ रहा है, इस वजह से, ठीक है। तो यहां पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब डिसाइड होता है, एनाफेज 1 पे, ठीक है ना। यहां पर ये दोनों चीजें डिसाइड होती हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये दोनों जो लॉ हैं, बोथ लॉज कैन बी सीन एट एनाफेज 1, ठीक है। अच्छा, एक और बात, यहां पर कभी भी स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर आप नहीं देख पाओगे। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर यहां पर नेगेटिव, आपको दिख ही रहा होगा, यहां पर सेंट्रोमियर हमने ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। यानी क्रोमोसोम के नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यानी अगर पहले 4 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे थे, तो अभी भी कितने हैं, 4 ही हैं। तो देखिए, इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। तो अगर आपके पास आपके दिमाग में एक डायग्राम है, तो वहां पर आपके स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएं, न्यूमेरिकल पूछे जाएं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपके ऊपर। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है क्वेश्चन का, और इससे जो सवाल आएंगे वो आप सेल डिवीजन से एक्सपेक्ट कर सकते हो और मेंडलिज्म से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 2 जगह हैं जहां से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑन एनाफेज 1। अच्छा, टीलोफेज 1 यार काफी आसान है। टीलोफेज 1 ये जो है लाइक टीलोफेज, बट कंडेंसेशन, सॉरी डीकंडेंसेशन, क्या बोल रहा है, डीकंडेंसेशन does not result in complete dispersed form of chromosome। यार एक चीज इसको समझिए, बहुत आसान चीज है बट इंपॉर्टेंट है। आसान है बट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि जैसे क्रोमोसोम है ना, इस तरह का क्रोमोसोम है हमारा, क्रोमोसोम ऑफ एनाफेज 1। ये जो है, ये अगर ऐसा हो जाता, यानी क्रोमेटिन बन जाता, तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फॉर्म। ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ये होता है कंडेंस्ड फॉर्म, और ये होता है डिस्पर्स फॉर्म। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज नॉट अ नॉर्मल क्रोमोसोम, नॉट अ नॉर्मल क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि नॉर्मल क्रोमोसोम में सिंगल क्रोमेटिड होना चाहिए, यहां पर 2 क्रोमेटिड है, यानी इसके अंदर वी हैव डबल डीएनए कंटेंट। ये नहीं होना चाहिए। अगर तुम एनाफेज वाला क्रोमोसोम देखोगे, सिंपल एनाफेज वाला क्रोमोसोम, ये देखो, इसका क्रोमोसोम देखो और इसका क्रोमोसोम देखिए, ये है तुम्हारा नॉर्मल क्रोमोसोम, इसमें है तुम्हारा डीएनए कंटेंट नॉर्मल, और इसमें है डबल डीएनए कंटेंट। ये नहीं चाहिए अपने को, ये चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये जो मिल रहा है ना, ये ठीक नहीं लग रहा है मेरे को, यानी फिर से डिवीजन करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, यहां पर क्योंकि हमारे पास नॉर्मल क्रोमोसोम नहीं आया, यानी हमें फिर से एक बार कैरियोकाइनेसिस करना पड़ेगा, और इसलिए होता है क्या, मियोसिस 2।
ठीक है, सिर्फ इस क्रोमोसोम को ठीक करने के लिए। तो आप देखिए यहां पर क्या करेंगे हम लोग मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 में मैं आपको बता देता हूं, इट इज सिमिलर टू माइटोसिस। ठीक है, अच्छा, बट बिफोर वी प्रोसीड ऑन टू मियोसिस 2, मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैं आपको एक बात बताता हूं। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम लोग नहीं, सेल लेगा। इंटरकाइनेसिस, काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन, इंटर मतलब होता है बिटवीन। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होगा, बट डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। डीएनए तो हमारे पास ऑलरेडी डबल है, हमें नहीं चाहिए, बट यहां पर सेंट्रियोल डबल क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि एनिमल सेल फिर से क्या करने वाला है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन। तो स्पिंडल बनाने के लिए फिर से अपने को क्या चाहिए होगा, नए सेंट्रियोल चाहिए होंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं मियोसिस 2। मियोसिस 2 में देखिए यार वही स्टेजेस हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस 2। प्रोफेज में क्या होगा, देखिए टीलोफेज की शक्ल तुम्हें बता दूंगा। मान लो कि ये वाला सेल लिया था हमने, ये वाला सेल लिया था हमने, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर आपका क्रोमोसोम आ चुका है, ये वाला और ये वाला, और इधर जो है फादर का क्रोमोसोम आ गया था, है ना, ये कंडीशन। तो ये हो गया M1 M2, ये हो गया F1 F2, और फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस 2। जब साइटोकाइनेसिस 2 करोगे तो हमारे पास दो सेल्स मिलेंगे, एक पोल वाले क्रोमोसोम एक सेल में चले आएंगे, जो पोल का कंपोजिशन है वही सेल का कंपोजिशन हो जाएगा, और दूसरे वाले सेल में चले जाएंगे ये जो दूसरे पोल पर आए थे। यानी हमारा कंपोजिशन हो गया क्या चीज, M1 M2, और ये हो गया F1 F2, ये हो गया केस 1 वाला। मान लो कि आप केस 2 देख रहे हो, अगर केस 2 के हिसाब से बात करोगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के हिसाब से बात करोगे, तो दूसरा केस हमें क्या बताता था, कि अरेंजमेंट कैसा है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। यहां पर आपका क्या हो जाएगा, M1 F2, और ये हो जाएगा F1 M2, और इसका जब साइटोकाइनेसिस करोगे तो आपको अगेन दो सेल्स मिलेंगे, ठीक है, दो सेल्स मिलेंगे जिसका कॉम्पोजिशन, जो पोल का कॉम्पोजिशन होगा वही सेल का कॉम्पोजिशन होगा। यानी हमारे सेल का कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगा, M1 और F2, और इस वाले में क्या हो जाएगा, M2 और क्या, F1। तो इस तरीके से ये हो गए आपके कौन, मियोसिस 1 प्रोडक्ट। ठीक है, मियोसिस 1 प्रोडक्ट, ये भी कौन कहलाएंगे, मियोसिस 1 प्रोडक्ट। यानी मियोसिस 1 से हमें दो सेल मिले। अब आप चाहे केस 1 ले लो चाहे केस 2 ले लो, लेट्स सपोज केस 2 ले लेते हैं, ठीक है। केस 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यहां पर ये हम क्या ले रहे हैं, केस 2 वाला सेल।
ठीक है। अच्छा, हमें दो डॉटर सेल्स मिले थे, ठीक है, हमें दो डॉटर सेल्स मिले थे। क्या कॉम्पोजिशन लिया था? मान लो एक जगह पर ले लेते हैं F1 M2 और एक जगह पर ले लेते हैं F2 M1, ठीक है। ऐसा कंडीशन, एक सेल के अंदर, एक सेल में होमोलोगस क्रोमोसोम का दोनों कॉपी नहीं होना चाहिए। रूल याद रखिएगा कि एक क्रोमोसोम का दूसरा पेयर नहीं मिलेगा सेम सेल में। कहां पर पढ़ रहे हैं हम लोग? मियोसिस में। यानी अगर तुम्हें F1 मिल रहा है इस सेल में तो M1 नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। M1 मिल गया तो फिर समझ लो कि दिक्कत है, वहां म्यूटेशन हो गया फिर वो, ठीक है। जैसे याद करिए ट्राइसोमी आपने पढ़ा था, डाउन सिंड्रोम याद आ रहा होगा। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? 21st क्रोमोसोम की कितनी कॉपी आ जाती है? 3 कॉपी। तो एबनॉर्मल गैमीट जो बनता है वो तभी बनेगा जब आपके होमोलोगस क्रोमोसोम की एक से ज्यादा कॉपीज जो है वो आपके सेल के अंदर आ जाए। तो F1 अगर बोल दिया यहां पर तो M1 कभी भी इस सेल में नहीं रहेगा, दूसरे सेल में जाना पड़ेगा उसको। ये हमने डिसाइड कब किया था? एनाफेज 1, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अच्छा, अगर प्रोफेज 2 में अगेन सेम चीजें, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, है ना। इसके अलावा कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा वापस से। ये सारी चीजें हमने क्या बोला था? प्रोफेज 2 में चालू हो जाएगा, एग्जैक्टली लाइक माइटोसिस। मेटाफेज में क्या होगा? इक्वेटोरियल प्लेट, क्योंकि माइटोसिस जैसा करना है, यानी कितने प्लेट बनेंगे? एक। अब यहां क्रोमोसोम अलाइन कर दो, सारे क्रोमोसोम एक ही प्लेट पर, सारे क्रोमोसोम एक ही प्लेट पर रखेंगे, लाइक माइटोसिस। नंबरिंग कर देते हैं, M2 F1, M1 F2। जब ऐसा कर दिया, एनाफेज 2 की अगर बात करोगे, यहां पर स्पिंडल लगा दीजिए, काइनेटोकोर लगा हुआ है ना। अब बेसिक चीजें हम लोग बात नहीं कर पाएंगे फिर। ये कंडीशन हो गया आपका। एनाफेज 2 की अगर बात करोगे यार, दिस रिजल्ट इन स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। यहां पर देखो स्प्लिटिंग देखने को मिलेगा तुम्हें, और सेंट्रोमियर जब स्प्लिट करेगा तो क्रोमोसोम की शक्ल देखो कैसी हो जाएगी, ये ऐसे। ये कंडीशन है। तो आपने बोल दिया यार कि यहां पर ऐसा कंडीशन हो जा रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर से ऐसे पकड़ के खींच लेंगे, डीपॉलीमराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन करा दिया, और ये हमारा स्प्लिटिंग चालू हो गया, एग्जैक्टली लाइक एनाफेज। यहां पर भी देखिए क्रोमोसोम नंबर जस्ट डबल कर जाएगा। अगर यहां पर 2 क्रोमोसोम थे, यहां कितना हो गया? 4। डीएनए कंटेंट यहां पर कितना था? अगर 4C लेते हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? यहां पर अगेन 4C ही रहेगा पूरे सेल के अंदर। तो क्रोमोसोम नंबर डबल कर गया है बट डीएनए कंटेंट रिमेन्स सेम। अच्छा, ये कंडीशन हो गया तुम्हारा। अब फाइनली टीलोफेज कर दे रहे हैं यार, क्रोमोसोम्स ऐसे अरेंज हो गए पोल पर। देखिए 2 सेल की कहानी आपको दिखाई है मैंने, यहां पर ऐसे क्रोमोसोम्स अरेंज कर गए पोल्स पर। और जब यहां पर आप साइटोकाइनेसिस कर दोगे तो आपको इस वाली सेल से 2 सेल्स मिलेंगे, इस सेल से 2 सेल मिलेंगे, और फिर इस वाली सेल से भी 2 सेल मिलेंगे, यानी टोटल कितने हो गए? 4। और चारों सेल का जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पोजिशन देखिए, यहां पर जो पोल का कॉम्पोजिशन होगा वही यहां पर सेल का कॉम्पोजिशन हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए कॉम्पोजिशन क्या हुआ है।
देखिए हमारा नंबरिंग चालू करते हैं, जैसे ये M2 था तो M2 का स्प्लिटिंग कराया तो ये वाला भी क्या हो गया, M2 का कॉपी है और ये भी क्या है, M2 ही है ना, सेम डीएनए है तो ये दोनों M2 हैं। और ये जो F1 था इसका स्प्लिटिंग कराया तो ये भी F1 और ये भी F1। इसमें अगर स्प्लिटिंग कराओगे तो ये हो गया M1 और ये हो गया M1 का दूसरा कॉपी, और इसका क्या हो गया F2 और ये भी कौन है F2, क्योंकि सेम क्रोमोसोम है तो डॉटर क्रोमोसोम्स जो है सेम रहेंगे। यहां पर भी कंपोजिशन देख लेते हैं, M2 M2 वही सेम चीज, F1 F1, M1 M1, F2 F2। अब सेल का कंपोजिशन देख लीजिए, यहां पर क्या मिल रहा है आपको M2 और ये भी क्या है, ये आपका कौन हो गया F1, ये भी सेम कंपोजिशन, ये क्या है M2 और ये क्या है F1। तो सेम तरीके से ये चलता रहेगा। दिस इज एक्चुअली अ फन, ठीक है ना, इसमें बहुत अगर आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, यानी तुमने ध्यान से सुना नहीं बस, और कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज कंप्लीट फन, F2 एंड दिस इज M1। तो ये बस आपके इमेजिनेशन, इसको अगर तुम रट्टा मारने जाओगे तो जीवन भर में शायद हो पाए तो ठीक बात है, ठीक है। तो इसको एक बार जो है, एक बार थोड़ा सा शांत दिमाग से इसको एक बार पढ़ना है। अभी हो सकता है कि क्योंकि मैं लगातार बोले जा रहा हूं तो वहां पर आपका कंसंट्रेशन कभी कभी इधर उधर हिल जाने से कुछ चीजें मिस हो जाएं, बट जब आप खाली हो, शांत हो, है ना, अकेले इधर उधर नहीं, तो पढ़ो वहां पर, उसको देखिए कि डायग्राम में क्या दिखाया गया है और उसको क्लास से रिलेट करने की कोशिश कीजिए, तो वहां आपको चीजें क्लियर होंगी। तो 2 से 3 बार लगेगा और आपका ये कॉन्सेप्ट एक बार बन गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो साइटोकाइनेसिस 2 रिजल्टेड इन 4 सेल्स, 4 सेल्स, और इनको हम बोलते क्या है, मियोसिस 2 प्रोडक्ट्स। मियोसिस 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब यहां पर कहानी यह है कि मैं आपको पूरा एक बार मियोसिस दिखा देता हूं कि क्या किया हमने मियोसिस में। मियोसिस 2 मैं आपको दिखा देता हूं क्या किया। देखो यहां से स्टार्ट किया था हमने, मेन चीजें ले लेते हैं, G1 SG2 मियोसिस 1 प्रोडक्ट एंड मियोसिस 2 प्रोडक्ट। मेन चीजें ले रहे हैं ना, ये कंडीशन है। आपको सेल की कंडीशन दिखा रहा हूं मैं। ये एक सेल, जिस सेल में मियोसिस स्टार्ट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, मियोसाइट। टर्मिनोलॉजीज ध्यान रखिएगा, मियोसाइट से स्टार्ट किया। यहां पर कंपोजिशन क्या था, ऐसा था, एक पेयर होमोलोगस या 2 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम से दिखा देता हूं मैं, या एक ही रहने दो, 2 का एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है। तो मान लेते हैं ये M1 हो गया और ये F1 हो गया। S और G2 में क्या होगा, रेप्लीकेशन। रेप्लीकेशन में क्या होगा, आपकी कॉपीज क्या हो जाएंगी, डबल, डीएनए कॉपीज डबल हो जाएंगी। तो ऐसा पिक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए, दिस इज M1, दिस इज F1। इसके बाद फिर M1 प्रोडक्ट में क्या होगा, इस एक सेल से 2 सेल्स बनेंगे, आपको 2 सेल्स बनेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करते हैं, सेपरेट। तो हमने रूल पढ़ा हुआ है कि देयर इज सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी F1 अलग हो जाएगा और M1 अलग हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया F1 और ये आ गया M1। होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैव सेपरेटेड ड्यूरिंग एनाफेज 1। नाउ कमिंग ऑन टू मियोसिस 2 प्रोडक्ट, ये वाले सेल का डिवीजन होगा, 2 सेल्स बनेंगे, और इस सेल का डिवीजन होगा, 2 सेल्स बनेंगे, यानी एट द एंड वी गॉट 4 डॉटर सेल्स। 4 डॉटर सेल्स का कंपोजिशन देखो, ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एट एनाफेज 2 क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम सेपरेटेड। नाम क्या है इनका, इसका नाम है M1
this is also M1, this is F1 and this is also F1. तो इस तरीके से आपने जो 46 क्रोमोसोम्स थे उनको कर लिया. अब इसको मैं आपको क्रोमोसोम और डीएनए कंटेंट के बेसिस पे दिखाता हूं. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास डिप्लॉइड सेल था, एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी है ना, तो ये कैसा सेल हो गया? डिप्लॉइड. तो डिप्लॉइड सेल है. फॉर एग्जाम्पल 46 क्रोमोसोम से तुमने स्टार्ट किया, यानी तुम्हारे मियोसाइट में 46 क्रोमोसोम्स थे. अब इसके अंदर डीएनए कंटेंट अगर देखते हैं तो तुम एक सिलेंडर, पर सिलेंडर सी अमाउंट ऑफ डीएनए ले लो. पर सिलेंडर सी अमाउंट, यानी इसमें सी अमाउंट ऑफ डीएनए है और इसमें भी सी अमाउंट ऑफ डीएनए है. यानी सिलेंडर के बेसिस पर तुम डीएनए लिख देना. यानी डीएनए कितना हो गया यहां पर? 2C पिकोग्राम. यानी अगर हम लोग ट्रू सेंस में देखें तो दिस इज 6.6 पिकोग्राम ऑफ डीएनए इनसाइड योर जर्मिनल सेल, रिप्रोडक्टिव सेल में. लेट्स सपोज 6.6 पिकोग्राम डीएनए है. अब अगर इसको कैलकुलेट करते हैं यहां S और G2 में, तो क्रोमोसोम नंबर कितना आ जाएगा यार? क्रोमोसोम नंबर हमने पढ़ा है कि यहां क्या रहेगा? सेम. तो डिप्लॉइड रहेगा, यानी अभी भी कितना रहेगा? 46. और डीएनए कंटेंट कितना हो जाएगा? 4C. 4C हो गया. एग्जाम्पल में ये कितना आ जाएगा? 13.2 पिकोग्राम. अच्छा, यहां पर मियोसिस 1 प्रोडक्ट में अगर देखते हैं तो पर सेल यहां पर ध्यान रखना है आपको, हमेशा पर सेल के बारे में बताना है. तो पर सेल यहां पर क्रोमोसोम कितना हो गया? यहां अगर 2 क्रोमोसोम थे तो यहां पर कितना क्रोमोसोम हो गया? 1. यानी यहां पर आपका जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितना आ जाएगा? N. यानी इस जगह पर यहां से यहां जब आप गए तो ये कौन सा डिवीजन हो गया? रिडक्शनल डिवीजन. ये जो है ये हो गया आपका रिडक्शनल डिवीजन या हेट्रोटिपिक डिवीजन. हेट्रो क्यों बोला? क्योंकि यहां पर क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आएगा. यानी अगर 46 थे तो यहां पर कितना हो जाएगा? 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे. और अगर यहां पर डीएनए कंटेंट 4C था तो सिलेंडर काउंट करो कितना आ गया? C और C कितना आ गया? 2C. तो यहां पर 2C पिकोग्राम डीएनए आ गया. यानी आपके पास कितना कंटेंट है? 6.6. तो आप एक चीज देखो, आपको यहां पर कंपेयर करने के लिए बोला जा सकता है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन. आपको G1 और मियोसिस 1 वाले सेल को कंपेयर करने के लिए बोला जा सकता है. तो यहां पर देखिए क्रोमोसोम कितना था? 2N. क्रोमोसोम यहां कितना हो गया? N. तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया? हाफ. बट अगर डीएनए कंटेंट देखोगे तो यहां पर कितना था? 2C. और यहां पर भी कितना है? 2. यानी क्रोमोसोम नंबर में चेंज आया बट डीएनए कंटेंट कितना है? सेम. तो इसको आप स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में कर सकते हो कि एज कंपेयर टू G1 द मियोसिस 1 प्रोडक्ट्स डॉटर सेल्स will have half the number of chromosomes and DNA content will remain same. बट आपको पता होना चाहिए सेम कैसा. यहां पर डबल क्रोमोसोम में वो डीएनए था और यहां पर उससे हाफ क्रोमोसोम में सेम डीएनए है. यानी यहां पर ये क्रोमोसोम नॉर्मल है कि एबनॉर्मल? एबनॉर्मल. डीएनए कंटेंट यहां क्या है? पर क्रोमोसोम यहां पर ज्यादा है. यहां पर एक क्रोमोसोम में C कंटेंट डीएनए था और यहां पर क्रोमोसोम कितना है? 2C अमाउंट ऑफ डीएनए, विच इज नॉट गुड. इसको ठीक करने के लिए हमने कराया है मियोसिस 2. और मियोसिस 2 करने के लिए पर सेल, फिर से एक सेल में अगर आप देखोगे तो क्रोमोसोम नंबर कितना? N. यानी यहां से यहां में कोई चेंज नहीं आया. इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन बोल सकते हो या फिर होमोटिपिक डिवीजन कह सकते हो. इक्वेशनल और होमोटिपिक डिवीजन कहते हैं. होमो यानी सेम रह गया, क्रोमोसोम में कोई चेंज नहीं आया. नाउ लेट अस कंपेयर आवर डीएनए. यहां पर देखो 2 सिलेंडर थे, यहां पर कितना सिलेंडर? 1 सिलेंडर. तो डीएनए कंटेंट कितना रह जाएगा? C. यानी अब कितना आ जाएगा? 3.3 पिकोग्राम डीएनए. अब ये हमारा आया है नॉर्मल सेल और इन सेल्स को, ये जो प्रोडक्ट्स हैं
दे मे बी नोन एज गैमीट्स, स्पोर्स। स्पोर्स कौन सा? मियोस्पोर, है ना। आपने अलग अलग टाइप की लाइफ साइकिल पढ़ी थी, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। वहां पर स्पोरिक मियोसिस कराया था। तो स्पोरिक मियोसिस से क्या बनते हैं? स्पोर्स। तो यहां से आप मियोसाइट से चालू करते हो और यहां पर क्या बनाते हो? गैमीट या फिर स्पोर्स। किसी भी न्यूमेरिकल में ये अप्लाई कर देना, किसी भी न्यूमेरिकल में या थ्योरी क्वेश्चन में अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपके दिमाग में ये डायग्राम है तो आप कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं भी आपको क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, बट जो है ना, ये जो न्यूमेरिकल है, हर चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग थ्योरी फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो आपको जो लेक्चर्स अलॉट हुए हैं ये थ्योरेटिकल पार्ट के लिए है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम लोग हर चैप्टर के लिए कुछ लेक्चर्स अलग से लेंगे लास्ट में, जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको हर चैप्टर से कुछ 100-150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा हर चैप्टर से, तो वहां आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए आप कोशिश करिए, और आपको जहां पर भी डाउट होता है कहीं से भी क्वेश्चन बनाओ, कहीं से भी, कहीं का भी AITS दे रहे हो आप, किसी भी बुक से आपको लगता है कि वो एक अच्छी बुक है, वहां से आप क्वेश्चन बनाइए और मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिए कि सर ये वाला नहीं समझ में आ रहा है, या व्हाट्सअप पे थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है यूज करने में, तो आप डायरेक्टली अगर आ सकते हो डाउट पूछने, तो वहां और बेटर हो जाएगा, ठीक है। आपके मास्टर को व्हाट्सएप यूज करना नहीं आता, ठीक है, तो आप जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप। दिस वाज ऑल अबाउट सेल डिवीजन। मेन चीज है, एक बात मैं आपको बता देता हूं, मैं सिर्फ आपके सामने मेन चीजें डिस्कस कर रहा हूं। आपको वहां पर पढ़ना है एनसीईआरटी को, एक एक लाइन, ठीक है, वहां क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन उंगली रख के आपको उसको मार्क करना है कि ये मेरे को समझ में आ गया है पैराग्राफ, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और एक एनसीईआरटी रिलेटेड कोई एमसीक्यू की किताब सॉल्व कर लेना, देखना वो सॉल्व हो रही है नहीं हो रही है। अब हम लोग चलेंगे हमारे अगले चैप्टर पर, हमारे अगले चैप्टर पर चल रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। देखिए, विद दिस वी आर स्टार्टिंग फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट। फिजियोलॉजी जो हमारा है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, प्लांट्स का काफी सिंपल है, ठीक है। और प्लांट्स में एक जो चैप्टर है रेस्पिरेशन, वो तो कॉमन हो जाता है आपके दोनों चीजों के लिए, आप रेस्पिरेशन समझते हो। तो ये हम लोग जो फिजियोलॉजी है ये कवर करेंगे। मेन चीज है, मैं आपको फिर से कह दे रहा हूं, मैंने इसीलिए पहले दिन आके आपको पहले आपके बैच का नाम याद दिलाया था कि आप स्कोर बूस्टर बैच आपका नाम दिया गया है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपके जो बेसिक्स हैं वो हैं, जहां तक मुझे लगता है मैं लगभग बेसिक से ही स्टार्ट करता हूं और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जाने का टाइम नहीं रहता है। तो लगभग हम लोग एक एवरेज मटेरियल कवर कर रहे हैं, ठीक है, ना बहुत डिफिकल्ट वाला मटेरियल कवर कर रहे हैं और ना बहुत सिंपल वाला कर रहे हैं। तो आप मेरी हेल्प ऐसे कर सकते हो कि आप थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लो, तो मुझे बहुत हेल्प मिल जाएगी और मैं आपके एहसान के तले दब जाऊंगा। तो आप जो है ना इस चैप्टर का भी एनसीईआरटी मेरे साथ साथ जो भी टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे उसको जाके एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए उसी दिन, ठीक है। अब देखिए, ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब वो जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह, वो शॉर्ट डिस्टेंस भी हो सकता है और लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। यानी ट्रांसपोर्ट हमारा दो तरह का है, एक है शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट और एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट। थोड़ा सा उसको
ठीक है, चलो तो बात कर रहे हैं शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस। मियोसिस टू माइटोसिस जैसे ही याद रखते हैं गुरुजी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो तो शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट कैसा कैसा हो सकता है? दो तरीके से, एक जिसमें एटीपी का एक्सपेंडिचर ना लगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह का हमें आना चाहिए, एक सिंपल डिफ्यूजन और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और एक शॉर्ट डिस्टेंस में ही एक वो ट्रांसपोर्ट जहां पर आपका एटीपी का एक्सपेंडिचर होता है, जिसको हम कहेंगे क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं जैसे कि साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना लाइव स्ट्रीम कर रहा है कोई वीडियो। तो स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का मूवमेंट जनरली अराउंड वैक्यूल, जनरली अराउंड वैक्यूल। ठीक है, अच्छा ये जो मूवमेंट हो रहा है साइटोप्लाज्म का, इसमें एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है साइक्लोसिस, ध्यान रखिएगा। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, इसमें एनर्जी खर्च होती है। और इससे करते क्या हम लोग? मान लो कि क्लोरोप्लास्ट यहां पर एक जगह पर था साइटोप्लाज्म में, उसको उसकी जरूरत हमें दूसरी जगह पर है। ठीक है, तो हम उसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाएंगे क्लोरोप्लास्ट को? विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का मूवमेंट कैसे होगा? या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर दोनों हो सकता है। तो यह कंडीशन है आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का। अब हम लोग समझ रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को हम लोग बल्क ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं या फिर ट्रांसलोकेशन भी कह सकते हैं। ये जो चीज है ये दो लोग कराते हैं, या तो जाइलम के थ्रू हो रहा होगा या फिर फ्लोएम के थ्रू हो रहा होगा। हम जानते हैं कि जाइलम के थ्रू क्या क्या होगा? एक सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट होगा प्लस सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट होगा। सुनिएगा ध्यान से, जाइलम में क्या चीज का ट्रांसपोर्ट होगा? सॉल्यूट। और सॉल्वेंट में क्या होगा? पानी। मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर सॉल्वेंट का जो अमाउंट है ये काफी ज्यादा होगा, यानी पानी बहुत ज्यादा होगा, और सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा? काफी कम। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जाइलम के अंदर जो सॉल्यूशन फ्लो कर रहा है वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है या डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो आप क्या बताओगे? यहां पर डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और इस डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? जाइलम का सैप। सैप वर्ड कहीं पर भी लग जाए उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। ठीक है, आपने बोला सेल सैप। सेल सैप क्या होता है? सॉल्यूशन इन वैक्यूल। वैक्यूल में जो सॉल्यूशन भरा होता है उसको बोलते हैं सेल सैप। जाइलम के अंदर जो सॉल्यूशन भरा होगा उसको क्या बोलेंगे? जाइलम का सैप। फ्लोएम के अंदर जो सॉल्यूशन भरा होगा उसको क्या बोलेंगे? फ्लोएम का सैप। तो आसान चीजें हैं। यहां पर भी फ्लोएम के अंदर भी क्या चीजों का फ्लो होगा? सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट में अगेन पानी होगा। मैं आपको बता दूं कि पानी काफी कम होता है यहां पर,
और सोल्यूट का अमाउंट काफी ज्यादा होता है, यानी यहां पर जो सोल्यूशन है वो कैसा हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। और इस सोल्यूशन को हम बोलते क्या हैं, फ्लोएम सैप। अब अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि बताओ जाइलम सैप का पीएच कैसा होगा, तो इसका पीएच कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक। और इसका अगर फ्लोएम का पूछ लिया जाए पीएच, तो यह होगा स्लाइटली अल्कलाइन। मतलब 7.4 7.5 के आसपास, और ये लगभग 6.5 के आसपास। तो यहां पर ये कंडीशन होता है पीएच का। अच्छा देखो, सॉल्वेंट तो दोनों केस में क्या होगा, पानी। सॉल्वेंट के बारे में याद ही नहीं करना है, सॉल्यूट के बारे में याद करना है। यहां पर सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉल्यूट हो गए यहां पर कौन, इनऑर्गेनिक मिनरल्स। देखिए जब आप मिनरल्स बोलते हो ना, तो मिनरल्स दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक मिनरल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये क्या हो गए, ऑर्गेनिक मिनरल्स। और जब इनको डिकम्पोज कर दोगे तो इनमें से क्या रिलीज होगा, मिनरल्स। तो मिनरल्स दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक मिनरल्स और इनऑर्गेनिक मिनरल्स। तो जाइलम के अंदर कौन से मिनरल्स मिल रहे हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल्स मिल रहे हैं आपको, साथ में फ्यू नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स कौन हो गए, अमीनो एसिड, प्रोटीन, अमाइड्स, ये कौन हो गए, नाइट्रोजनस। यानी आपके पेड़ में जो प्रोटीन का मूवमेंट हो रहा होगा, किधर से हो रहा होगा, जाइलम से। कुछ हार्मोन्स जो नाइट्रोजनस हार्मोन्स हैं, उनका भी ट्रांसपोर्ट कहां से होता है, जाइलम से। जैसे कि आपका साइटोकाइनिन हो गया, ठीक है। साइटोकाइनिन क्या होता है, एक तरह का बेस है ना। तो वहां पर साइटोकाइनिन का भी ट्रांसपोर्ट किधर से हो रहा होगा, यहां से। तो कुछ नाइट्रोजनस हार्मोन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, अमाइड्स हो गए, इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, जाइलम से। फ्लोएम के अंदर जो सॉल्यूट देखने को मिलता है वो शुगर होता है, भर भर के शुगर, ऑलिगोसैकराइड्स। मेजरली यहां पर कौन मिलेंगे, ऑलिगोसैकराइड्स, ऑलिगोसैकराइड्स मेनली। ठीक है। तो यहां पर आपके जाइलम और फ्लोएम ऐसे कंडीशन में है, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड, एसिडिक, अल्कलाइन। सॉल्यूट यहां पर नाइट्रोजनस बेस, ऑर्गेनिक में मिल सकता है। जनरली यहां पर इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स मिलते हैं, बट थोड़े से ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स जो मिलेंगे, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे वो किसके होंगे, लगभग नाइट्रोजन के। और फ्लोएम में जो शुगर है वो बहुत ज्यादा फ्लो करता है, तो वो आपको मैं बताऊंगा। तो यहां इन सारी चीजों को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो विल स्टार्ट विथ सिंपल डिफ्यूजन, फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फिर जाइलम ट्रांसपोर्ट और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी पढ़ना है अपने को, ठीक है। टोटल 5 चीजें पढ़नी है, देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले देखो, ये वर्ड बायोलॉजी में पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है, ये आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ते हो। व्हाट इज डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो यहां ये आप ऑलरेडी समझते हो कि ये कोई भी मॉलिक्यूल जिसका एक जगह पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, वहां से मूव करेगा, मूव जहां पर उस मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, कम हो। तो ये मूवमेंट है, ठीक। तो यहां पर ये जो टेंडेंसी टू मूव है, टेंडेंसी टू मूव, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। अच्छा, जब आप हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हो, इसको बोलते हैं अलोंग द ग्रेडियंट, या डाउनहिल प्रोसेस। और डाउनहिल प्रोसेस में कभी भी एनर्जी कंज्यूम नहीं होता, यानी ये एक पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। आप पहाड़ से कूद जाओ,
जब पहाड़ से कूदोगे तो पहाड़ के ऊपर हाइट था तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा था, और जब नीचे जा रही है बॉडी तो पोटेंशियल एनर्जी किधर जा रही है, टुवर्ड्स लो पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी आप हाई से लो एनर्जी की तरफ जाते हो तो वहां पर आपको एनर्जी लगानी नहीं पड़ती, उल्टी एनर्जी क्या होगी, रिलीज। जब तुम्हारी बॉडी जमीन से टकराएगी तो वहां पर वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो किस फॉर्म में होगी, हीट की फॉर्म में, कुछ एनर्जी तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगी। तो यहां पर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है उल्टा। तो ध्यान रखिएगा डाउनहिल प्रोसेस में इट इज ऑलवेज एक्सर्गोनिक प्रोसेस, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। एक्स मतलब क्या, आउटसाइड। तो यहां पर एनर्जी जो है वो क्या हो गया, रिलीज होगा। डिफ्यूजन, ध्यान रखिएगा ये कब तक चलेगा, अकर्स टिल डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। मतलब ये एक्स मॉलिक्यूल इधर से इधर कब तक जाता रहेगा, जब तक यहां का कंसंट्रेशन और यहां का कंसंट्रेशन क्या ना हो जाए, बराबर। तो फिर जब सेम हो जाएगा तब क्या होगा, देखो क्या वर्ड यूज किया है, इक्विलिब्रियम तो है बट स्टैटिक नहीं है, कैसा है, डायनेमिक है। यानी जब यहां पर यहां का कंसंट्रेशन और यहां का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड विल बी इक्वल टू मूवमेंट फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। यानी नेट मूवमेंट क्या होगा, नेट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां पर ध्यान रखिएगा नेट मूवमेंट हो जाता है जीरो। नेट लिखा है, मूवमेंट होगा बट नेट मूवमेंट कैसा हो जाएगा, जीरो। अच्छा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम। यानी सिर्फ ये ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, आप ऐसे भी डीओ स्प्रे करते हो तो उसकी स्मेल कुछ टाइम के बाद पूरे रूम में फैल जाती है। यानी डिफ्यूजन होने के लिए लिविंग सिस्टम की जरूरत नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम। बट हां, लिविंग सिस्टम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग सिस्टम्स। जैसे कि एग्जाम्पल, प्लांट के अंदर कोई भी गैस होगा वो कैसे मूव करेगा, डिफ्यूजन से, ठीक है। तो गैसियस मूवमेंट इन प्लांट अकर्स ओनली बाय डिफ्यूजन। तो यहां पर मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट बातें बताई, एक तो ये इंडिपेंडेंट है लिविंग सिस्टम से, दूसरा गैसियस मूवमेंट जो है वो कैसे होता है, ओनली बाय डिफ्यूजन। यानी मान लो मैंने तुम्हें बताया कि इथाइलिन है एक प्लांट हार्मोन, वो प्लांट के अंदर कैसे मूव करेगा, बाय डिफ्यूजन, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपका क्या हो गया कि यहां पर जो इथिलीन मूवमेंट है, फाइटो हार्मोन है एक, मूव्स ओनली बाय डिफ्यूजन। इसका प्रॉब्लम यह है कि यह बहुत स्लो प्रोसेस है, यह इसकी एक दिक्कत है। दूसरा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि फैक्टर्स जो होते हैं वो आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन, आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि वहां पर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी, मास, साइज, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो यहां पर ये किस चीज पर डिपेंडेंट है, डेंसिटी। ये सब आपने पढ़ा है ना, ग्राहम्स लॉ में आपने पढ़ा है सब, मास, साइज, डेंसिटी सब पढ़ा है। डेंसिटी, मास, साइज, इसके अलावा टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीजें हैं। तो ये वाला पार्ट आपके केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर एक बात बताता हूं मैं, टेंडेंसी ऑफ डिफ्यूजन
बाय अ मॉलिक्यूल और सब्सटेंस एक्सर्ट प्रेशर, और इसको बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन प्रेशर। इंपॉर्टेंट टर्म, टेंडेंसी ऑफ डिफ्यूजन, यानी मूव करने का जो मन है, ठीक है। तो जब भी आप मूव करोगे तो यू विल एक्सर्ट फोर्स पर यूनिट एरिया, और उससे एक्सर्ट होगा क्या, एक प्रेशर। तो डिफ्यूजन की वजह से लगने वाले प्रेशर को क्या कहेंगे हम लोग, डिफ्यूजन प्रेशर। सिंपल है। अच्छा, डिफ्यूजन प्रेशर डिसाइड कैसे होगा? मान लो कि यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ये मान लो कि एक्स मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस, इसका देखो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ये दिखाया हुआ, ये कॉन्सेंट्रेशन है एक्स का, और यहां पर ये देखिए ये भी एक्स मॉलिक्यूल है, यहां पर आप देख रहे हो कि इसका कॉन्सेंट्रेशन ये है। तो मान लो ये हो गया ए रीजन और ये हो गया बी रीजन। क्या आप बता सकते हो यहां पर कि डिफ्यूजन प्रेशर कहां पर ज्यादा होगा, ए में या बी में? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, ए में या बी में। पीयूष, डाउनहिल में कभी भी एनर्जी लगेगा ही नहीं क्या? देखो जनरली जो है हम लोग अगर सिंपल बेसिस पे बात करें तो वहां पर एनर्जी नहीं लगेगा, बट हम जानते हैं कि कभी भी किसी भी एक बॉडी पर एक फोर्स नहीं लग रहा होता। हम क्या एज्यूम कर रहे हैं डाउनहिल में कि हमारे ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ठीक है, ग्रेविटी के हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग, या जो हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स बोलता है लॉ, वो एनर्जी रूल याद कर रहे हैं हम लोग। बट हम जानते हैं कि एक बॉडी पर कभी भी एक फोर्स नहीं लगता। तो ये जो हमने डाउनहिल में बोला है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये एक आइडियल कंडीशन है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल वाली बात कर रहे हैं ना, हम लोग बायोलॉजिस्ट हैं, कोई फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे भाई हम लोग। जल्दी बताइए, ए में या बी में क्या लगता है? ठीक है, देखो यार, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ए बी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्वर्णदीप का आंसर आ गया है, आयुष का आ गया है, पीयूष का आ गया है, और भी लोगों का आया था, नाम नहीं देख पाया मैं। चलिए अब मेरी बारी है। देख यार, यहां पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, डिफ्यूजन प्रेशर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है, यानी यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, यानी यहां पर टेंडेंसी टू मूव क्या है, ज्यादा। टेंडेंसी टू मूव यहां पर क्या होगा, ज्यादा। और इस केस में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो कॉन्सेंट्रेशन कम है यानी टेंडेंसी टू मूव क्या है, कम है, ठीक है। यानी हमने एक सिंपल सा लॉजिक निकाल लिया कि डिफ्यूजन प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन से देखना है, ए में ज्यादा है तो यहां पर आप लगा दोगे क्या, ए हैज हायर डिफ्यूजन प्रेशर देन बी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, डिफ्यूजन प्रेशर हमने समझ लिया। अब हम लोग समझ रहे हैं कि सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है यार, हमने पढ़ा था मेम्ब्रेन। देखो हम लोग लिविंग सेल्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, लिविंग सेल्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो ये है फॉस्फोलिपिड का मेम्ब्रेन, ठीक है। अब मान लो कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को मूव करना है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मान लो कि कौन सा, ये क्या चीज है, मेम्ब्रेन है। तो बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इधर ज्यादा है और इस साइड क्या है, कम है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट कैन मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द फॉस्फोलिपिड लेयर। कहां से पास कर सकते हैं, फॉस्फोलिपिड लेयर से पास कर सकते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल हुआ कार्बन डाइऑक्साइड,
ये फॉस्फोलिपिड वाली लेयर से मूव कर सकता है किधर से किधर, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, इवन जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे पानी, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है बट इतना छोटा है कि ये भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से पास कर सकता है किधर से, फॉस्फोलिपिड वाली एरिया से। दिस इज नॉन एक्वस मीडियम, यहां से पानी नहीं पास करना चाहिए, बट हां डिफ्यूजन की वजह से जो छोटे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका साइज छोटा होता है वो लोग यहां से पास कर सकते हैं फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो मेरे को लगता है कि डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। क्या डेफिनेशन हो जाए इसका, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया अक्रॉस फॉस्फोलिपिड लेयर इज नोन एज सिंपल डिफ्यूजन। कंपेयर करते हैं इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। देखो यहां पर भी वर्ड यूज किया डिफ्यूजन, यानी हाई से लो जाना है। डिफ्यूजन मतलब क्या हो गया, हाई से लो। यहां पर भी तुमने वर्ड यूज किया है क्या, डिफ्यूजन, यानी मूवमेंट किधर से किधर होगा, हाई टू लो। बट यहां पर हमने दी है क्या, फैसिलिटी। तो मान लो कि जैसे तुम इंस्टीट्यूट से घर जाओ, ठीक है, एक रास्ता है कि तुम पैदल जाओ और एक रास्ता है कि घर वाले मर्सिडीज भेज दें। तो जब तुम पैदल जाओगे उसको क्या बोलेंगे कि भैया सिंपल आप जा रहे हो, ट्रांसपोर्ट हो रहा है सिंपल। बट मान लो मर्सिडीज भेज दिए तुम्हें जाने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, फैसिलिटी दी है। तो यहां पर मर्सिडीज कौन है, हमारा कैरियर प्रोटीन। यहां पर फैसिलिटी कौन है, कैरियर प्रोटीन। और यहां पर जो कैरियर प्रोटीन हम लोग यूज कर रहे हैं इसका नाम क्या है, परमिएज। इसका नाम है परमिएज। तो मान लो कि यह फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर था, और यहां पर हमने रखा था एक प्रोटीन। ये कौन है सुनिए, यहां पर वी वर डिस्कसिंग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हम लोग समझ रहे थे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये जो एक देख सकते हो, ये फॉस्फोलिपिड वाले मेम्ब्रेन में हमने क्या यूज किया है यार, एक प्रोटीन यूज किया है, इसका नाम क्या है, परमिएज। तो ये जो परमिएज है, ठीक है, आपने ऑपरेन कॉन्सेप्ट में भी परमिएज पढ़ा था, याद करिए। लैक ऑपरेन में तुमने 3 जीन्स पढ़े थे, Z, Y, A, और वो जो Y जीन था वो क्या बनाता था, परमिएज ही तो बनाता था। तो ये जो प्रोटीन बन रहा है, ये कैरियर प्रोटीन, इसका नाम क्या है, परमिएज, और इसका काम क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो अब ये देखो किस तरह से ट्रांसपोर्ट करता है। मान लीजिए कि यहां पर आप ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो पोटेशियम, है ना, पोटेशियम ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो किधर से किधर, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है, हाई से लो ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो। तो ये पोटेशियम ऐसे मूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि ये आयन है और आयन कभी भी लिपिड वाले एरिया से पास नहीं कर सकता। आयन कभी भी लिपिड वाले एरिया से पास नहीं करेगा, किधर से पास करेगा, परमिएज से। तो परमिएज से पास कर दिया तुमने पोटेशियम, तो इसको क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफाइन कैसे करेंगे, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल या आयन फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू
low concentration with the help of a carrier protein is known as facilitated diffusion. तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इस वाले केस में भी एटीपी की जरूरत हमें नहीं है और इस वाले केस में भी एटीपी की जरूरत नहीं है. यह भी कैसा प्रोसेस है? डाउनहिल. और यह भी